हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मरुस्थलीकरण के नियंत्रण के उपायों को डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली क्लास में हमने डेजर्टिफिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने जाना था मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की या डेजर्टिफिकेशन की क्या स्थिति है और किन किन कारणों से मरुस्थलीकरण होता है। आज हम जानेंगे मरुस्थलीकरण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या हम उपाय अपना सकते हैं जिससे मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस क्रम में सबसे पहले हम लेंगे रेतीले टीलों का स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। देखिए, राजस्थान के जोधपुर में एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्र सरकार का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसे हम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं और शॉर्ट में कहते हैं काजरी। काजरी शुष्क क्षेत्र में कृषि से संबंधित अनुसंधान करता है और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं शुष्क क्षेत्र की, उनसे संबंधित रिसर्च करता है और सजेशंस देता है। तो काजरी ने रेतीले टीलों को स्थिर बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें उसने कुछ बातें शामिल की हैं और ये बातें हैं जैव हस्तक्षेप से रेतीले टीलों का संरक्षण। यानी रेतीले टीलों वाले इलाके में किसी भी प्रकार का जैव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो मानवीय हस्तक्षेप हो चाहे पशुओं का हस्तक्षेप हो, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने सजेस्ट किया है, टीलों के आधार से शीर्ष तक समानांतर या शतरंज की बिसात के नमूने पर वायु अवरोधकों का विकास। देखिए, टीलों का जो आधार है से शीर्ष जो निचला हिस्सा है उससे और उसके साथ जो ऊपरी हिस्सा है उस पे अगर समानांतर या शतरंज की बिसात के नमूने पर वायु अवरोधक बना दिए जाएं तो उससे भी जो टीलों का कटाव है और जो रेतीली मिट्टी का प्रसार है वो रुक जाता है। तीसरा उन्होंने सजेशन दिया है वायु अवरोधकों के बीच घास और बेल आदि के बीजों का रोपण तथा 5 बाय 5 मीटर के अंतर में नर्सरी में उगाए गए पौधों का रोपण। तो अगर ऐसा किया जाता है रेतीली टीले वाले भागों में तो मृदा का जो कटाव है वायु द्वारा और जो रेतीली मिट्टी का आगे प्रसार है दूसरे स्थान पर वो रोका जा सकता है। इसके लिए काजरी ने कुछ पेड़, घास और बेलों के कुछ प्लांट सजेस्ट किए हैं जिसमें इजरायली बबूल जो है वो मुख्य है। इजरायली बबूल को हम का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया है फोग, एक झाड़ी टाइप पौधा होता है, वो शुष्क क्षेत्र का पौधा है, तो टीले वाले हिस्सों में फोग लगाए जाने चाहिए। फोक को हम साइंटिफिक जो नेम है फोक का वो कैलिगोनम पोलीगोनोइड्स है, तो ये लगाना सजेस्ट किया है। उसके बाद घास की प्रजातियां भी सजेस्ट की हैं जिनमें सेवण और धामण घास मुख्य है। सेवण घास का साइंटिफिक जो नेम है वो लासियुरस सिंडिकस है और धामण घास का जो साइंटिफिक नेम है वो सेंक्रस सिटीजेरस है। और एक उन्होंने बेल सजेस्ट की है काजरी ने, तुम्बे की बेल। तुम्बा बिल्कुल ज़मीन के सटी हुई बेल के रूप में फैलता है, तो ये लगाकर भी हम पौधों के बीच बीच में ये बेलें, तुम्बे की बेल लगाकर भी हम सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तुम्बे का साइंटिफिक जो नेम है वो है साइट्रुलस कोलोसिंथिस। तो ये काफ़ी, ये भी ड्राई एरिया का ही की ही बेल है जिस और शुष्क क्षेत्रों में ही होती है। तो ये सब एक्टिविटीज़, इन सब बातों को शामिल करके हम सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, यानी रेतीले टीलों का स्थिरीकरण कर सकते हैं। एक पिक्चर है जिसमें ये एक पॉइंट अप्लाई किया गया है कि टीलों के आधार से शीर्ष तक, देखिए ये बेस है टीले का, यहाँ से ये जो टॉप जो है वहाँ तक समानांतर या शतरंज की बिसात में वायु अवरोधक बनाए गए हैं। ये यहाँ से टीला शुरू है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस प्रकार के वायु अवरोधक बना दें तो हम जो टीले हैं उनका स्थिरीकरण कर सकते हैं। एक दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं इस प्रकार से जो शुष्क क्षेत्र वाले टीले वाले भाग हैं वहाँ पर शुष्क क्षेत्र में होने वाली, शुष्क जलवायु में होने वाली वनस्पति को उगा के भी हम
टीलों का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें भी हम इस प्रकार की चीज़ों को अपनाकर भी हम रेतीले टीलों का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये सारा जो पिक्चर्स हैं ये यही शो करती हैं कि ये तरीके अपनाकर हम रेतीले टीलों को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, रेतीले टीलों का जो 80% क्षेत्र है वहाँ पर कृषि की जाती है और उस पर विशेष रूप से बरसात के सीज़न में खेती होती है। तो जो सूखा गर्मियों का समय है, बारिश से पहले का समय है, इसका मतलब वहाँ पर वो बिल्कुल निर्जन रहता है। तो ऐसे केस में जब खेती नहीं हो रही है, वो बिल्कुल एक निर्जन क्षेत्र है रेतीले टीलों वाला हिस्सा, तो उस समय जो मिट्टी का कटाव है या वो बढ़ सकता है। तो इस तरह के जो क्षेत्र है उनको अभी स्थिरीकरण किया जाना चाहिए। तो वैसे इस तरह के रेतीले टीलों वाले क्षेत्र को स्थिर बनाने की भी जो टेक्निक है वो भी सेम है जो कि बिल्कुल शुष्क क्षेत्रों में हो रही है, अपनाई गई है। लेकिन सारे क्षेत्र टीले पर, समूचे टीले पर पेड़ों को, जो टीले हैं या कृषि वाले, उनको पेड़ों से नहीं ढका जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कृषि के लिए जो एरिया है वो कम पड़ जाएगा। तो पेड़ों की पट्टियाँ जो बनाई जानी चाहिए यहाँ पर, यानी पेड़ों को पट्टियों की शक्ल में यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। 2 पट्टियों के बीच फसल या घास उगाई जा सकती है और इस विधि को अपनाकर किसान अनाज उगाने के साथ साथ रेतीले टीलों वाली ज़मीन को स्थिर भी बना सकता है, क्योंकि 6 मंथ्स तो वो ज़मीन खाली रहेगी। तो अगर हम पेड़ों की पट्टियाँ लगा दें तो एक तो परमानेंटली टीलों को स्थिर कर सकते हैं और उन पट्टियों के बीच में हम कृषि कार्य भी कर सकते हैं। तो पशुओं के लिए घास भी हम लगा सकते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो एरिया है ये टीलों के स्टेबलाइजेशन का एरिया है और साथ में कृषि कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे कार्य करके भी हम टीलों को स्थिर बना सकते हैं। अगला जो उपाय है वो ये है रक्षक पट्टी वृक्षारोपण। देखिए, रेतीली ज़मीन में हवा की तेज़ रफ्तार की वजह से खेती वाले समतल इलाकों में काफ़ी मिट्टी का कटाव होता है। गर्मियों का जो टाइम होता है, समर्स का जो टाइम होता है, उस समय जो शुष्क क्षेत्रों में जो हवा की स्पीड है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा मिट्टी का कटाव होगा। कई बार तो मिट्टी का जो क्षरण है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुँच जाता है। अगर हवा के बहाव की दिशा में 3 से 5 कतारों में पेड़ लगाकर रक्षक पट्टियां बना दी जाएं तो मिट्टी का जो कटाव है वो काफ़ी कम किया जा सकता है। तो अब जैसे जिस डायरेक्शन में हवा बहती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की कतार लगा दें तो हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। देखिए, वेस्टर्न जो साइड है राजस्थान का, वहाँ पर जो विंड्स हैं, हवा है, वो लंबे समय तक एक ही दिशा में बहती है। तो ऐसे हम करके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से मिट्टी की जो पेड़ों की जो एक लाइन लगा दी है, कतारों में पेड़ लगा दिया और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है वो फ्लैट खाली है, जिसमें हम कृषि कार्य भी कर सकते हैं और घासें भी पशुओं के लिए लगा सकते हैं। अब देखिए, रक्षक पट्टियों से हवा की रफ्तार 20 से 46% कम हो जाती है। इससे मिट्टी का कटाव 184 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है, जबकि बिना रक्षक पट्टी वाले इलाकों में ये जो मिट्टी का कटाव है वो 546 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो जब हम इस प्रकार की रक्षक पट्टियां बनाकर जो मिट्टी का कटाव है उसकी जो दर है उसको कम कर सकते हैं। और बिना रक्षक पट्टियों वाले क्षेत्र के मुकाबले रक्षक पट्टियों वाले क्षेत्र में ज़मीन में नमी 14% अधिक होती है। और इससे ये फ़ायदा भी है कि अगर हम पेड़ों की रक्षक पट्टियाँ लगाएंगे तो मिट्टी के कटाव के साथ साथ जो ज़मीन की नमी है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो नमी की मात्रा अगर हम जो सर्वे करें तो ये पाया जाएगा या पाया गया है, हम कह सकते हैं कि जहाँ रक्षक पट्टियाँ जिन क्षेत्रों में बनाई गई हैं वहाँ ज़मीन में नमी की मात्रा 14% तक 14% तक अधिक है बनस्पत की उन क्षेत्रों के जहाँ पर वृक्षों की रक्षक पट्टियाँ नहीं बनाई गई हैं। और साथ साथ इन क्षेत्रों में जो उत्पादकता है, स्पेशली बाजरा शुष्क क्षेत्रों में होता है, तो बाजरे का उत्पादन है वो भी 70% तक अधिक हो गया है।
इसके अलावा ईंधन और चारे की ज़रूरत रक्षक पट्टियों में लगाए गए पेड़ों की टहनियों को काटकर पूरी की जाती है और इससे पेड़ों के बीच बीच में हवा के आने जाने के लिए रास्ता भी बना रहता है। तो अगर हम ये रक्षक पट्टियाँ हैं, आप देख सकते हैं कितनी बेनिफिशियल हैं। मिट्टी के हवा की स्पीड को कम करती हैं, हवा की स्पीड कम होती है तो जो मृदा का जो कटाव की रेट है वो भी कम होता है। साथ ही जहाँ रक्षक पट्टियाँ लगाई जाती हैं उस ज़मीन के अंदर नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है और जो फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है। साथ ही साथ ईंधन और चारे की ज़रूरत है वो भी इनकी टहनियों को काटकर पूरी की जा सकती है। तो ये बेनिफिट्स हैं और हम रक्षक पट्टियाँ पेड़ों की लगाकर ये जो डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, उसके प्रसार को रोक सकते हैं। अगला उपाय है सिल्वी पास्चर प्रणाली। देखिए, सिल्वी पास्चर बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट को कहते हैं कि हम ऐसे जो क्षेत्र हैं, निर्जन क्षेत्र हैं, वहाँ पर वृक्ष लगा दें और साथ में पशुओं के चढ़ने के लिए, डोमेस्टिक पशुओं के चढ़ने के लिए घास भी उन पेड़ों के बीच में लगा दें। तो जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो पेड़ों को पशु फिर बड़े पेड़ों को नहीं खा पाएंगे और वो घास वाले हिस्सों को खा लेंगे। तो ये सिल्वी पास्चर प्रणाली भी बहुत उपयुक्त है ऐसी ज़मीन में जहाँ पर कृषि नहीं किया जाती। ईंधन और चारे की ज़रूरत पूरी करने के लिए पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई जो है वो मेन रीज़न है मरुस्थलीकरण का। इस पर नियंत्रण के लिए ये सिल्वी पास्चर प्रणाली का दृष्टिकोण जो है वो अपनाना ज़रूरी हो गया है। इससे धूप और हवा से ज़मीन के कटाव को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा इससे संसाधनों का संरक्षण करके आर्थिक स्थायित्व भी लाया जा सकता है। एक पिक्चर है जो सिल्वी पास्चर प्रणाली की कि कैसे पेड़ लगा दिए गए हैं और उन पेड़ों में जो पशु हैं वो घास चल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो लैंड को डेवलप करके, सिल्वी पास्चर जो लैंड को डेवलप करके भी हम मृदा के क्षरण को और जो मरुस्थलीकरण के विस्तार को हम रोक सकते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकीय प्रणालियों के लिए अलग अलग तरह की घास और पेड़ लगाए जा सकते हैं इन क्षेत्रों में। कुछ उपयोगी पेड़ और झाड़ियाँ, अगर हम इस वेस्टर्न जो एरिया है जहाँ पर डेजर्टिक कंडीशंस हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ इसमें हमने पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इजरायली बबूल है, कुंबल है, अंग्रेजी बबूल है, अंजन है और नूतन है। ये सारे जो पेड़ हैं ये हम उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं और इन पेड़ों के बीच बीच में हम पशुओं के चढ़ने के लिए घास भी लगा सकते हैं। और ये सभी पेड़ों की जो प्रजातियां हैं, इजरायली बबूल, अंग्रेजी बबूल, कुंबल, अंजन का पेड़, ये सारे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो हमें ये सिल्वी पास्चर प्रणाली है जो वो विकसित करनी चाहिए। अगला जो उपाय है वो है कृषि वैज्ञानिक उपाय। देखिए, न्यूनतम खुदाई क्यारियाँ, जो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो न्यूनतम खुदाई की जानी चाहिए। क्यारियों और खेत तैयार करने, ज़मीन में नमी बनाए रखने तथा खरपतवार पर नियंत्रण के लिए खेती वाली ज़मीन की जुताई बहुत ज़रूरी है, हम सबको पता है। लेकिन शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ज़्यादा जुताई करने से जो हवा से होने वाले मिट्टी का कटाव का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। जब खेत जोतते हैं और हम ज़्यादा अगर उसमें खेतों को में हल निकाल दें तो उससे क्या है, हवा से मिट्टी का कटाव का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इस क्षेत्र के किसान, जो शुष्क क्षेत्र के जो किसान है वो 3-4 साल तक फसल लेने के बाद खेतों की मिट्टी पलट देते हैं ताकि नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाए और अधिक उपज ली जा सके। जिन स्थानों में खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ यह तरीका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर इससे हवा से होने वाले मिट्टी के कटाव को बढ़ावा मिलता है। एक स्टडी की गई थी जिससे पता चला है कि मानसून से पहले ज़मीन की ज़्यादा जो जुताई करने से 5 मिलीमीटर से अधिक बड़े मिट्टी के ढेलों का जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है, जिससे हवा से मिट्टी का कटाव की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। इसके विपरीत कम जुताई करने से ढेलों का आकार सही बना रहता है, जिससे हवा से होने वाला जो कटाव है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब नमी होगी और हम बार बार उस ज़मीन में ट्रैक्टर या हल चलाएंगे तो धीरे धीरे जो मिट्टी के ढेले हैं वो अपने आप टूटते जाएंगे। तो ऐसा ज़्यादा
ट्रैक्टर या हल चला के खेतों को नहीं जोतना चाहिए। इससे क्या है, मिट्टी का जो एक इकट्ठे जो मिट्टी होती है वो कम कटती है, और जब मिट्टी के कण बिखर जाएंगे तो वो ज़्यादा उनमें कटाव होगा। तो इस प्रकार से हमें ये जो कृषि कार्य पिक्चर में, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो एक समतल मैदान सा मैदानी भाग है उस पर हम खेती कर सकते हैं। तो ऐसी क्रिया से क्या है, जो मिट्टी है वो उड़ेगी नहीं, तो और मिट्टी का क्षरण भी हम रोक सकते हैं। दो फसलों के बीच की अवधि में कटी फसलों की जड़ें और तने हवा से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। अगर इस विधि का ठीक से उपयोग किया जाए तो भूक्षरण रोकने का यह बहुत अच्छा उपाय है। ये काफ़ी अमेरिका में भी इस पर रिसर्च हुई है, और ऐसा ही सबने उस रिसर्च में यही पाया गया कि अगर हम फसलों को पूरी तरह नहीं काटते, उसकी जड़ें और तने छोड़ देते हैं, तो मिट्टी काफ़ी हद तक उसमें हम उसको भूक्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर फसलों के कटे तनों को जड़ों समेत खेत में खड़ा रहने दिया जाए तो वे अधिक उपयोगी साबित होते हैं, इसलिए उन्हें ज़मीन पर गिराया या जानवरों से चराया नहीं जाना चाहिए। 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर फसलों के अवशिष्ट और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के बाजरे के डंठल रेतीली ज़मीन से रेत का उड़ना रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार की क्रिया हमें खेत में फसलों को काटते वक्त अपनानी चाहिए। इसलिए फसल काटने के बाद खेत में 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के तने छोड़ने चाहिए। हमें ये एक्टिविटी अपनानी चाहिए, और इतने ऊंचाई वाले तने हमें छोड़ देने चाहिए। मोटे अनाज की फसलों की लंबी ठूंठ उसी मात्रा में छोटी ठूंठ के मुकाबले कहीं अधिक उपयोगी साबित हुई है। जहां कटाव का खतरा अधिक हो वहां अपेक्षाकृत अधिक अपशिष्ट देने वाली फसलें उगाई जानी चाहिए, मगर शुष्क क्षेत्रों में इस कार्य के लिए फसलों के अपशिष्ट की उपलब्धता आमतौर पर कम रहती है। ऐसी स्थिति में 12 मासी खरपतवार को उखाड़कर उसे खेतों में छोड़ दिया जाना चाहिए। तो जहाँ जो ऐसी फसलें हैं वो कम होती है, उस क्षेत्र में जो खरपतवार है उसको उखाड़कर और वहीं छोड़ देना चाहिए। वो सूख जाएगी और ज़मीन पे पड़ी रहेगी, तो जो मिट्टी का वायु से होने वाला कटाव है वो काफ़ी रुक जाएगा। हवा से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पट्टियाँ बनाकर खेती करना उपयोगी है। इसके अलावा भूक्षरण के प्रति संवेदनशील तथा इसे रोकने में सक्षम फसलें अदला बदली करके बोई जानी चाहिए, यानी हमें क्रॉप रोटेशन जो है वो भी अपनाना चाहिए। फसल की पट्टियों को हवा की दिशा में लंबवत बनाया जाना चाहिए। इस प्रणाली का खास फायदा ये है कि इसमें भूक्षरण रोकने में सक्षम पट्टियां हवा की रफ्तार कम कर देती हैं। वे गतिशील रेत के कणों को रोककर मिट्टी का कटाव नियंत्रित करती हैं। इसलिए हल्की मिट्टी वाली भूमि में कम चौड़ी पट्टियां बनाई जानी चाहिए। पट्टियों की चौड़ाई मिट्टी और फसल की किस्म पर निर्भर करती है। अलग अलग तरह की ज़मीन के हिसाब से यह 5 मीटर से 30 मीटर तक हो सकती है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के फार्म में लेस्यूरस सिंडिकस और रिसिनस कम्युनिस जैसी 12 मासी घासों की पट्टियां हवा के बहाव की दिशा में समकोण बनाते हुए लगाई गई हैं, और इनसे हवा की रफ्तार तथा उसका जो असर है वो कम होने में मदद मिली है। इस तरह मिट्टी का कटाव भी रुक गया है। नतीजा यह होता है कि रक्षक पट्टियों के बीच की ज़मीन में फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि जब मिट्टी का कटाव रुकेगा तो जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत है वो भी उसका भी बहाव होने से, कटाव होने से रुकेगा। तो ऐसी स्थिति में के अंतर्गत हम उन रक्षक पट्टियों के बीच की ज़मीन में अगर फसल उगाते हैं तो उसमें वो काफ़ी उत्पादन देती है। वो बीकानेर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ भी एक अन्य अध्ययन से यह पता चला है कि लेस्यूरस सिंडिकस, सेंकस बाइफ्लोरस और पेनिकम टर्गिडम जैसी 12 मासी घास के 18-20 साल तक लगे रहने से रेत का उड़ना पूरी तरह थम जाता है। घास की वजह से जहाँ हवा की रफ्तार और मिट्टी का कटाव कम हुआ है, वहीं ज़मीन की ऊपरी परत के निर्माण और रेत के कणों को आपस में बांधने में भी मदद मिली है। इस तरह पट्टियां बनाकर खेती की ज़मीन को कटाव से बचाया जा सकता है, और बंजर ज़मीन पर भी हम घास उगा सकते हैं, तो जो पशुओं के लिए भी हम इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो ये जो सारी तकनीक है, साइंटिफिक तरीका है एग्रीकल्चर करने का, उससे हम मिट्टी के कटाव को और मिट्टी के बहाव को रोक सकते हैं और इस प्रकार हम मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है वो भी रुक सकता है। नेक्स्ट जो उपाय है वो है सिंचाई के पानी का सही इस्तेमाल। देखिए, मरुस्थलीकरण को रोकने में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पेड़ पौधे और वनस्पतियां लगाने तथा उनके विकास में सिंचाई बड़ी उपयोगी साबित होती है। अत्यधिक रेतीले और जो टीले वाले इलाकों में फसल और पेड़ पौधों तथा वनस्पतियां उगाने में सिंचाई के लिए हमें स्प्रिंकलर प्रणाली अपनानी चाहिए। और ये जो स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग है, उसका जो कारगर इस्तेमाल है वो किया जाना चाहिए। इससे जहां पानी की बचत होती है, वहीं हमारे राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर जो पैदावार है वो भी बढ़ी है, जो घासों की पैदावार है वो भी बढ़ी है और जो अनाज है उनकी पैदावार भी बढ़ी है। और पानी से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है और फसलों का उत्पादन घट जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक ड्रिप जो इरिगेशन है, अगर हम वो करें, ढंग से करें, तो हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं और पानी की बचत भी होती है। लेकिन अगर हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मगर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो उससे क्या होगा, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी और फसलों का जो उत्पादन है वो भी एक टाइम के बाद घटने लगेगा। ये हमारा स्प्रिंकलर और ये ड्रिप इरिगेशन जो है ये भी बहुत हमें यूज़ करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करके भी हम मरुस्थलीकरण के प्रसार को और मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। देखिए, उत्तरी राजस्थान में नहर वाले कमान क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर में 0.3 से लेकर 3 मीटर की दर से वृद्धि होने की खबर है। इसका औसत 1 मीटर वार्षिक है। दूसरी ओर भूमिगत जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। निकट भविष्य में लवणता की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़मीन के नीचे अलग अलग गहराई में बड़ी मात्रा में नमक विद्यमान है। और अगर हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे और तो पानी एक भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और जो ज़मीन के ऊपर पानी आ जाएगा, तो धीरे धीरे जो नमक है पृथ्वी के आंतरिक भागों में वो पूरा ऊपर आके जम जाएगा। तो क्योंकि वो लवणता क्षारता बढ़ा देगा, तो इसलिए हमें ये जो नहर वाले क्षेत्र वाले इलाके हैं वहाँ पर भी ड्रिप इरिगेशन ही अप्लाई करना चाहिए और एक लिमिटेड जितनी ज़रूरत है उतनी ही जो सिंचाई है वो करनी चाहिए। तो ये जो इरिगेशन के तरीके हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का जो कारगर उपयोग हम करें तो हम मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोक सकते हैं। उसके बाद है खनन गतिविधियों में नियंत्रण, यानी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, इस समय बंद हो चुकी खानें या तो बंजर पड़ी हैं या उन पर बहुत कम वनस्पतियां हैं। इन्हें फिर से हरा भरा करने की ज़रूरत है। शुष्क जलवायु में होने वाले पेड़ पौधों और वनस्पतियों की कुछ प्रजातियां जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, अकेसिया टार्टिलिस, कोलोफॉस्पर्नम और डिस्क्रोस्टैचस इन स्थानों में काफ़ी अच्छी तरह उग सकती हैं। इन्हें बंद हो चुकी खानों की बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो बंद पड़ी खानें हैं उनमें मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोक सकते हैं और साथ ही साथ हमें जो खनन गतिविधियां हैं, डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं माइनिंग की, उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम ये जो बढ़ता हुआ डेजर्टिफिकेशन है और ज़मीन का वेस्टलैंड में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको रोक सकते हैं।